चलिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? महान्यवादी देख लिए थे कि देखना था? देखना है। आइए। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता नहीं है। अटॉर्नी जनरल तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना? है भारत सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, है ना? हालांकि एक परंपरा आजकल विकसित हो गई है कि कोई किसी चीज का मतलब पूछता है तो या तो व्यक्ति उसका इंग्लिश बता देता है या तो उसका। हाँ, हाँ? पढ़ रहे थे तो पढ़ल घरे न जाता है, हैं? यहाँ तो हम पूछ रहे थे। चलिए आइए। तो महान्यायवादी, तो महान्यायवादी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर से बात करेंगे कि यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। क्लियर है? यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। विधिक सलाहकार मतलब कि कानूनी सलाहकार। कानून के मैटर पर सरकार को यह एडवाइस करता है, सरकार को सलाह देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार को सलाह देने का काम ये करता है। ठीक है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि यह भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है ना? भारत सरकार का वकील होता है, एडवोकेट होता है, सरकार के लिए केस लड़ता है। ठीक है। अगर भारत सरकार पर भारत के किसी भी न्यायालय में कोई केस हुआ तो उस केस को कौन लड़ेगा? महान्यायवादी लड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यह भारत सरकार का वकील होता है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करता है। तथा इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करता है। तथा इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करता है। ओके।
इसका सैलरी और अलाउंसेस कौन निश्चित करेगा? राष्ट्रपति ही निश्चित करता है। ठीक है, तो इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करता है। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करता है, इसे वेतन नहीं मिलता है, इसे वेतन नहीं मिलता है, इसे 1 भी रुपया नहीं मिलता है, इसे वेतन नहीं मिलता है ना, वेतन इसको नहीं मिलता है, सैलरी इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो इसे वेतन नहीं मिलता तो इसको क्या मिलता है? इसको केवल भत्ता मिलता है। माने घर और मिलेगा रहने के लिए, सुख सुविधा सब मिलेगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को जितना सुख सुविधा रहता है वो सब इसको मिलता है ना। ध्यान रखेंगे कि वेतन जो महान्यायवादी है इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहता है ना। माने चलने के लिए गाड़ी वाड़ी बॉडीगार्ड सब मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको सैलरी नहीं मिलता, इसको पैसा नहीं मिलता है कुछ। ठीक है, तो सैलरी इसलिए नहीं मिलता है कि इसको प्राइवेट केस लड़ने की आजादी है, ये प्राइवेट केस लड़ सकता है, दूसरा किसी का केस हो लड़ सकता है, तब प्राइवेट केस लड़ने को इसको आजादी रहता है, इसलिए इसको सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा कोई केस नहीं लड़ेगा जो सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि तो सरकार का वकील है, तो सरकार के खिलाफ किसे लड़ेगा? तो जो मर्जी 100 केस लड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं लड़ेगा जो सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ही कोई भी केस नहीं लड़ेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेतन को जो है सो ये करना है, भत्ता जो है सो इसको मिलता है। आगे लिखेंगे तो भारत सरकार का चूंकि सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, वकील होता है, वेतन नहीं मिलता है लेकिन भत्ता मिलता है, राष्ट्रपति ही सब कुछ इसका तय करता है। आगे नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ना, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हाँ, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा तक, जब मर्जी तब हटाया भी जा सकता है। मतलब इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है कि 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल, ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, जब मर्जी तब राष्ट्रपति हटा देगा। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ही होता है इच्छा तक, है ना, इसका मतलब होता है इच्छा तक। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा करे तब तक ये पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति के इच्छा तक प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर है? प्रधानमंत्री तो सब जगह रहबे करेगा, ये तो आपको दिमाग में रखबे करना है कि नियुक्त करेंगे चाहे हटाएंगे, वो अंदर प्रधानमंत्री का ही सहमति रहेगा, है ना। हाँ, कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं है ना। मतलब अगर क्या अपने हिसाब से कैसे चुन लेगा? कल क्लास में क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, इसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। नियुक्त भी करेगा तो प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी को नियुक्त करेगा, और हटाएगा भी तो प्रधानमंत्री बस इशारा कर देगा कि हो गया, इसको हटा दीजिए, वो हटा देंगे। इसलिए कहते हैं ना कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। जब राष्ट्रपति हो तो क्या लिखे थे कि नाम मात्र के प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, इनको करवाया जाता है और इनको कहा प्रधानमंत्री के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, नाम सब में राष्ट्रपति का ही होगा।
लेकिन हो सब रहा है प्रधानमंत्री के माध्यम से, है ना, करवा सब प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर रहा है राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, पीछे से कोई और बैठा हुआ है करवाने वाला। जब आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि हीरो एक्टिंग कर रहा है ना, कि हीरो उसको मार दिया, हीरो ने ये बोल दिया, हीरो ने वो बोल दिया, लेकिन हीरो तो कुछ नहीं है, हीरो तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। पीछे डायरेक्टर बैठा हुआ है, कह रहा है कि आपको यहाँ पर ये लाइन बोलना है, यहाँ पर ये लाइन बोलना है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना। तो वास्तविक आदमी कौन हुआ? डायरेक्टर ना, जो पीछे, जो पर्दा के पीछे है। तो आप पढ़िएगा, सुनिएगा, में सब में लिएगा कि राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता राष्ट्रपति कुछ नहीं है, करेगा सब प्रधानमंत्री। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको राष्ट्रपति ही लगाना है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की बात है, तो वही पूछना चाहिए, इसमें कुछ ही पूछने का बात है, वही तो आपको बताया जा रहा है इतना दिन से, कल नहीं आते क्लास में। तो इसना कि ये है कि राष्ट्रपति, जब स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति फूफा जी हैं, तब वो नहीं बुझा रहा है कि राष्ट्रपति का क्या है, नाम मात्र के प्रमुख हैं, है ना, इनका बतवा को सुनबो नहीं करता है जल्दी, लेकिन प्रधानमंत्री वह कहेंगे तो उनको इस पर जो है सो मानना पड़ेगा, उसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ना, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आइए। तो आगे लिखेंगे कि यह भी मतलब कौन? महान न्यायवादी। यह भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, यह भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? मतलब देखिए, एगो तो कल बताया था आपको कि मंत्री को अधिकार है कि मंत्री संसद के दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान वो वहीं करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। ये कल मंत्री में बताए थे। ई भी है कि ई चूंकि कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है इसको, तो ई भी संसद के दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान कहीं नहीं करेगा। ये तो ये मतदान कहीं नहीं करेगा इसलिए क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। क्लियर है, समझ रहे? तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, रेणु कुमारी, सुलेखा कुमारी, ये सब गुड मॉर्निंग सर जी। गुड। अब फिर रेणु कुमारी को प्रेजेंट दिखा रही है का जी? खाली आई 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 करके कमेंट कैले है, मार भरले है पूरा है। आगे बोलो क्या बात है? कितना आदमी की अपना प्रेजेंस दिखलाता है, आई एम अवेलेबल हियर। चलिए, तो ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये क्या है, तो ये संसद के दोनों सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान करने का अधिकार इसके पास नहीं है। ठीक है, मतदान ये वह करेगा जहां कहीं मेंबर होगा, तो ये तो कहीं का मेंबर नहीं है ना, तो इसलिए कहीं भी मतदान नहीं करेगा। लेकिन सरकार का वकील होने के नाते कानूनी मुद्दों पर अगर सदन में चर्चा चल रहा होगा तो सरकार का पक्ष रखेगा। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां ध्यान रखेंगे कि महान न्यायवादी क्या है, तो सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है ना, सरकार का सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको
ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो महान्यायवादी इस प्रकार से है कि आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, सरकार का सबसे बड़ा वकील है, यह सरकार का विधिक सलाहकार है, सरकार पर अगर कोई केस होता है तो ये जाकर के इस केस को लड़ता है। ठीक है, और इसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, इसको हटाता भी राष्ट्रपति है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है, इसको कोई वेतन नहीं मिलता है, इसको केवल भत्ता मिलता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। क्लियर है, तो यहां तक इसको बातें जो है सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए आर्टिकल 77, अनुच्छेद 77। आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 जो है ये क्या कहता है, तो लिखेंगे कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, ये मिनिस्टर्स के बीच में क्या होता है, डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, विभागों का बंटवारा यहां पर किया जाता है। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विभागों का बंटवारा। ठीक है, तो ये विभागों का बंटवारा करता है, तो ये प्रधानमंत्री करता है अपने मंत्रियों के बीच। आप देखते होंगे कि जब जैसे अभी 4 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट, है ना, अभी सब लोग का सरकार बन रहा है ना, जितना लोग चुनाव लड़ रहा है सबका सरकार बन रहा है, आज सब लोग जीत रहा है ना, अभी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग जीत रहे हैं और सबका सरकार बन रहा है। लेकिन 4-3 को किसी एक की ही सरकार बनेगी, 4 जून को। तो 4 जून को जब निश्चित हो जाएगा कि सरकार बन रही है, तो आप देखेंगे जो आप पढ़े हैं उसको देखिएगा कैसे हो रहा है ना, प्रैक्टिकलिटी के साथ कनेक्टिविटी। आप न्यूज देखिएगा उस समय, आप जो चीजें पढ़े हैं वो सारी चीजें होंगी। रिजल्ट आएगा, उसके बाद जिस पार्टी को बहुमत आएगा या जिस गठबंधन को बहुमत आएगा उसका एक मीटिंग बुलाया जाएगा। उस मीटिंग में अगर इधर तो तय है कि इधर आया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, खुदा ना खास्ते मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन वाले जीत जाए, है ना, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए, है ना, मान लीजिए एक पॉइंट के लिए, कैसे कि वो तो कह तो रही है कि हम जीत रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर आपको दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसके बाद चूंकि अभी तक प्रधानमंत्री कोई निश्चित नहीं है, तो 10-15 दिन तो लग जाएगा प्रधानमंत्री निश्चित करने के लिए। कोनो खिसिया के भागेगा उन्हें, कोनो खिसिया के भागेगा उन्हें, वो कहे कि हमरा के गृह मंत्री बनाओ, वो कहेगा हमरा रक्षा मंत्री बनाओ, वो कहेगा हमरा विदेश मंत्री बनाओ, है ना, कि नहीं बनाओगे तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे। और उन्हें मोदी जी अपन सूटकेस खोल के बैठ जाएंगे आराम से कि है नहीं आओगे तो हम गृह मंत्री तुत्ते बना देंगे। अगर ये सब ड्रामा कब होगा, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं आया 4 जून को, तब तो खूब ड्रामा होगा देश में। ऑपोजिशन भी प्रयास करेगा कि हमारा सरकार बन जाए, माने इंडिया गठबंधन चाहेंगे मेरा बन जाए, अब मोदी जी भी प्रयास करेंगे कि हमारा बन जाए। तो उसमें होगा तोड़ जोड़ का काम शुरू होगा कि कौन से पार्टी के विधायक सांसद को तोड़ दिया जाए, है ना, कौन से पार्टी को तोड़ दिया जाए पूरा धर के। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं आता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खेलेगी ममता बनर्जी, क्योंकि वो अभी किसी के साथ अलायंस में नहीं है, वो ना एनडीए में है और ना वो इंडिया गठबंधन में, वो एकदम अकेले लड़ रही है। तो अब देखने वाला बात ये होगा कि वो किधर जाएंगी अपने सांसदों के साथ, है ना, वो किस पक्ष में जाएंगी। अब मोदी जी के तो दूर विरोधी हैं, तो कहीं मोदी जी उन्हें कहें कि आइए आप ही को बना देते हैं गृह मंत्री, है ना, क्या चक्कर है, आप ही बन जाइए, अमित शाह को रिप्लेस कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनको तो भाई प्राइम मिनिस्टर बनना है ना। तो लेकिन ये तब होगा जब बहुमत नहीं आएगा। 270 का आंकड़ा अगर कोई पार नहीं कर पाया तो कुछ दिलचस्प घटनाक्रम होंगे 2-4-10 दिन तक, है ना। लेकिन देश के लिए सोचे तो चाहे जिसकी भी सरकार हो, बहुमत की सरकार हो तो ज्यादा ठीक रहेगी। बहुमत में पूरा बहुमत नहीं, तो कहते हैं कि 270 पे बहुमत है ना, तो जिसकी भी सरकार बने उसको ढेर नहीं, 280 के आसपास में सीट रहे, ताकि वो कंट्रोल में रहे, विपक्ष भी मजबूत हो, है ना, और वो कंट्रोल में रहे, सत्ता पक्ष कंट्रोल में रहे,
बहुत एब्सोल्यूट काम करने का ना सोचे, है ना। नहीं तो अगर 300 400 मतलब 350 400 सीट आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत तो होगी, है ना। मतलब सरकार थोड़ा सा हो जाएगी ना। मोदी जी को अगर आ जाएगा 300 400 तो फिर तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो इनको भी ओवर कॉन्फिडेंस देना ठीक नहीं है ना। ओवर कॉन्फिडेंस फिर और वैकेंसी बंद कर देंगे सब, है ना। है हाँ हाँ तो नहीं देख ठीक है, अगर जीतते हैं जीते, लेकिन इनको 350 से भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। 350 से कम रहे तो ठीक रहेगा, है ना। मतलब 280 295 इसके आसपास में रहे तो ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे। नहीं तो अगर जो कह रहे हैं 400 अगर ये आ गया तब तो फिर तो इनको कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, कह रहे अब तो हम वैकेंसी लाएं चाहे वैकेंसी नहीं लाएं, है ना, हमको तो सब लोग जीतेबे करेगा। तो 400 की तो कोई संभावना दूर दूर तक है नहीं, है ना। बिहार में जो पिछली दफा जो 40 में से 39 हुआ था वो इस दफा होने जाने को है नहीं, है ना। बिहार जो है वो मजबूत लड़ाई देगा इस बार, है ना। तो ऐसे में उतने सीट लाना मुश्किल है 300 आ जाएगा, प्रिडिक्ट कर दिए हैं 300 भी हमको तो लगता है कि हो सकता है कि लाना मुश्किल हो जाए कहीं। 400 रहा है चलिए कोई नहीं। 4 तारीख का मैंने जितनी 4 तारीख का इंतजार जितना नेताजी लोग कर होता तो हम लोग भी कर ही रहे हैं है? जल्दी लेट से आ रहा है भाई, इतना लंबा चुनाव चलता है कहीं? 2 महीने से चुनाव चल रहा है देश में तब। हाँ 1 महीना में करा के निपटा देना चाहिए मैटर। आई तो ईवीएम का जमाना है, काउंटिंग करने में टाइम लगता है। वो तो खाली लास्ट चुनाव हुआ 1 तारीख को इसलिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया गया, नहीं तो वो चुनाव खत्म हुआ तो सारा डेटा है आपके पास। जहां ईवीएम को एक बार टोटल क्लिक करिए बस आ जाए किस बूथ पर किसको कितना मिला है ना। इसलिए ना पहले पहले बैलेट पेपर का काउंटिंग होता था तो एक एक खोल खोल के देखना पड़ता था। अच्छा हाँ बहुत टाइम लगता था, है ना। लेकिन अब तो ईवीएम है, तुरंत देखते हैं, माने 12 बजे तक क्लियर होता है कौन किसका सरकार बन रहा है, ये क्लियर होने लगता है। लेकिन बिहार में मैटर गड़बड़ा गया था 2020 वाला में, लॉकडाउन के टाइम में जो चुनाव हुआ था, रात के 10 बजे जाके क्लियर हुआ कि किसका सरकार बन रहा है ना। बहुत दिलचस्प घटनाएं घटी थी 2020 के अंदर में। जनरेटर बंद हो गया था चलिए तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि सरकार बदलने के साथ साथ यदि सबसे पहले कोई बदल जाता है तो महान न्यायवादी। अगर विपक्ष की सरकार आएगी तो पहला काम करेगा अपना शपथ लेने की महान न्यायवादी को बदल देगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि जो सरकार का महान न्यायवादी था पहले तो सरकार के हर चीज का सपोर्ट करता होगा, अब विपक्ष आ गया तो विपक्ष तो हर चीज का विरोध करता था, तो अब उसको रखेंगे तो मैटर गड़बड़ा देगा वो। इसलिए जैसे ही सरकार चेंज होती है वैसे ही महान न्यायवादी बदल जाता है। ठीक है 77 में आपने देखा था कि विभागों का बंटवारा, है ना, कि डिपार्टमेंट्स का किस प्रकार से सेपरेशन होता है, डिपार्टमेंट का किस प्रकार से बंटवारा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आइए आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 ठीक है। ये का लिख ले जी आय रेणु कुमारी दिमाग बोरा गेलो की हो ये का लिख बुझाइए नहीं रहा है। पहले तो आई 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 लिख ले हैं, ठीक है, और उसके बाद ना पालम आइक ना सरजी गहू इकोची है भाई, ये कोई भाषा है क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रही की कर लो है कोड वर्ड अरे बाप रे एक से एक आदमी सब है भाई। चलिए आर्टिकल 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य।
राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। देखिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को देश में घटने वाली सभी घटनाओं से अवगत कराए। देश में यदि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करे, राष्ट्रपति को सूचना दे। इसी के तहत राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि अगर देश में कुछ हो रहा है और राष्ट्रपति को लगता है कि हमको इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, तो क्या कहता है कि भाई आप हमको सूचना दीजिए। तो देश में कोई भी अगर काम करेंगे प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति से छुपा के नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य है कि कोई भी काम करेंगे तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे देंगे। राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद ही कोई भी इस तरह का कार्य किया जा सकता है, किसी भी कोई भी कार्य। और अगर कोई मान लीजिए सूचना प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि आर्टिकल 78 के तहत वो पूछ लेगा कि ये क्यों हो रहा है, देश में ऐसा विवाद क्यों हो रहा है, या इस तरह की समस्याएं क्यों चल रही है, ये सब वो कर सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका था कि संघ की कार्यपालिका, ठीक है, जो आपने यहां तक देखा। बड़ी टाइम से आए जी, आज कहां रह गए थे? एक तो आज लोग हम खुद ही टाइम से आए थे पूजा करने में, टीका लगाने में इतना टाइम थोड़ा लगता है जी। हाँ, अच्छा, चलिए आइए, अब आप लोगों को देखना है संसद, पार्लियामेंट। वर्डिंग बनाएंगे, संसद, पार्लियामेंट, पार्ट 5, आर्टिकल 79 से 123, संसद। अभी संसद क्या होता है जी? तो संसद क्या है? संसद जो है ये भारत की सबसे बड़ी विधि निर्मात्री संस्था है, एपेक्स लॉ ऑथोरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। तो ये संसद जो है वो भारत की सबसे बड़ी विधि निर्मात्री संस्था है ना। भारत की विधायिका, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की विधायिका कौन है, तो संसद है ना। भारत की विधायिका संसद है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत की विधायिका संसद है, ठीक है। तो भारत की विधायिका संसद है क्योंकि भारत में जो कानून बनता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, और संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरा भारत में लागू होता है ना, पूरा इंडिया में लागू होता है। इसलिए देश का सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था जो है वो संसद है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था, ठीक है, एपेक्स लॉ ऑथोरिटी इंस्टीट्यूशन। तो आप देखेंगे कि यह जो विधि निर्मात्री संस्था है, जहां पर देश के लिए कानून निर्माण किया जाता है, तो संसद की स्थापना और संसद के संबंध में क्या प्रोविजंस है, ठीक है। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 क्या बात करता है? संसद की संरचना। आर्टिकल 79 जो है यह है संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद की संरचना। तो भाई कि संसद की संरचना क्या होती है भाई? संसद की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है? तो लिखेंगे संसद
का गठन, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाता है ना। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के संगठन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का निर्माण कैसे होता है, तो तीन लोगों के मिलने से। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि संसद में कौन शामिल नहीं है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद बनता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो संसद है हमारा, संसद भवन, जो अभी तो नया संसद भवन बन गया है, लेकिन पुराना संसद भवन जो जहां पर पहले काम होता था, तो पुराना संसद भवन का वर्तमान में क्या नाम है? संविधान सदन। गुड, है ना। नोट कर लिख लेंगे कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया है। संविधान सदन। अब ये संविधान सदन क्यों हो गया भाई? तो ये संविधान सदन इसलिए हो गया है क्योंकि इसी में पहले क्या हुआ था? इसी पहले संविधान बना था। संविधान पहले इसी में बना था, तो चूंकि संविधान इसी में बना था इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संविधान सदन हो गया, ठीक है। इसी में पहले क्या हुआ था? इस बना था संविधान, तो संविधान सदन हो गया क्योंकि नया पार्लियामेंट बन गया, तब काम नया पार्लियामेंट में होता है ना। पुराना पार्लियामेंट में काम नहीं होता है, इसलिए अब उसका नाम हो गया संविधान सदन। तो ये पुराना जो संसद भवन था जिसका कि वर्तमान में संविधान सदन नाम हो गया, इसको किसने बनवाया था? मोदी जी। जन्मों नहीं हुआ था मोदी जी का उस टाइम पर। हेला मोदी जी कॉन्फिडेंस में कि 400 आ रहा है। हाँ? क्या उनको पता है कि भारत की जनता हमको छोड़ेगी नहीं, है ना, चाहे वो कुछ करे। नहीं जी, हाँ? हाँ? कल थे क्या? बिहार में ही थे कल? कहां पे थे? हाजीपुर में। अच्छा, काराकाट में भी कल किए हैं? काराकाट में था कल प्रोग्राम। हाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने काराकाट भी गए थे क्या? अच्छा, करेकाट में है। मैंने पवन सिंह के खिलाफ भी प्रचार कर दिए। हाँ? पवन सिंह बेचारा बड़ा मेहनत कर रहा है, जिसको जितना चाहिए, है ना। अब मोदी जी उतर गए तो फिर थोड़ा मैटर से घबराए। हाँ? हम्म। हम्म। ये यही हम लोग के पॉलिटिक्स का यही दिक्कत है ना। हम लोग के यहाँ भारत में राजनीति का, चाहे बिहार में खास करके, हाँ ना, बिहार में ये चीज ठीक नहीं है। जातिगत बात नहीं होना चाहिए, है ना। हो जाता है। कौन? हाँ, आएगा नहीं, नहीं इस बार उतना नहीं आएगा। हाँ, इतना आ जाए। चलिए आइए, तो आइए, तो पुराना संसद भवन जब बना था तब मोदी जी को जन्म नहीं हुआ था, ठीक ना। तो इसलिए ई मोदी जी नया संसद भवन बनवाए हैं, नया जो बना हुआ है सो, है ना। हाँ, तो संविधान सदन ना, ये पुराना का जो संविधान संसद भवन है, हाँ, नाम वो दिए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था किसने? इसको बनाया था बेकर्ड ने, अंग्रेज था।
बेकर्ड और लुटियन, बेकर्ड और लुटियन, इन दोनों ने बनाया था। इसलिए आप देखेंगे पुराना भारत में जितना सब बिल्डिंग सब है, पॉलिटिकल बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये दोनों का बनाया हुआ था। ये दोनों इंजीनियर था, है ना। हाँ, तो ये सब क्या था, आर्किटेक्चर था, ये सब आर्किटेक्ट करता था, ये सब बनवाता था। इसलिए आप देखिएगा दिल्ली का आज भी जो जो पुराना सब भवन सब है, जैसे पुराना संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, है ना, सचिवालय उचिवालय हो गया, जो सब यही सब का बनवाया हुआ है ना, पुराना वाला जितना बिल्डिंग है। और ये मंत्री लोग का जो रहने का सब आवास वास सब जो है, तो पुराना जितना वो सब यही लोग का बनवाया हुआ है। इसलिए आप न्यूज जब पढ़ सुनते होंगे अभी, तो न्यूजवा में कहता है दिल्ली का लुटियन जोन, सुनते होंगे, फिर कहता है कि लुटियन जोन से ये खबर आई, लुटियन जोन से वो खबर आई। तो लुटियन जोन मतलब कि जो लुटियन ने बनवाया था, है ना। हम लोग जब थोड़ा बचपन में थे, सिविल्स का तैयारी नहीं किए थे, तो पता नहीं चलता था कि ये सब काउची होता है। तो फिर न्यूज पढ़ते थे, तो न्यूजवा में कहता था कि लिखल रहता कि लुटियन जोन में ये हुआ, है ना। चाहे न्यूज में टीवी एंकर सब कहता था लुटियन जोन, लुटियन जोन। तो उस समय का कंसेप्ट क्या बन गया था कि देश का जितना सब लुटेरा आदमी सब है, वो सब जहां रहता है वो है लुटियन जोन। यह समझ में आता था, ऐसे कोई व्याख्या करके बताता नहीं ना था कि लुटियन बोलते कहां हैं, तो दिमाग में ही बैठ गया था। बाद में पढ़ने के बाद बुझाया कि तो कंसेप्ट में गलत बनल है ना। तो लुटियन के बनवाने के वजह से इसको लुटियन जोन कहा जाता है, क्योंकि लुटियन और बेकर्ड ने मिलकर के बनाया था। ठीक है, तो ये पुराना संसद भवन है। नया संसद भवन बन के तैयार है और अब उसी में काम होता है। नए संसद भवन में अब जो है सो काम होता है। तो नया संसद भवन कौन बनवाया है, तो नया संसद भवन कौन बनाया है, वो वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है ना। वो उन्होंने आर्किटेक्ट किया है, बिमल पटेल ने, है ना। तो लेकिन ये किस कंपनी ने बनवाया है, एल&टी बनवाई है। एल&टी रोड बनवाती है, बिल्डिंग नहीं। हाँ, बालाजी मूवी बन रहा है का जी, है। नया संसद बनाया है टाटा कंपनी ने, टाटा कंपनी ने बनाया है। ठीक है, टाटा कंपनी द्वारा बनवाया गया है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, तो ये बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ध्यान नहीं तो बीपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है नया संसद भवन, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी है। ठीक है, टाटा कंपनी ने बनाया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। ओके, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन बनी है। क्लियर है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, टाटा कंपनी ने बनवाया है, वास्तुकार विमल पटेल है। ठीक है, तो अब जो काम होता है वो नया संसद भवन में ही होता है। ठीक है, अब देखिए डेट इसका कोई अभी आपसे ये पूछा सकता है कि कब इसको उद्घाटन किया गया, है ना। तो उद्घाटन इसी वर्ष में इसको किया गया है, 2024 में। ठीक है, और यहीं पर विवाद हो गया था, आपको ये विवाद कर दिया था सब, वो बाघ ये शेर के लेकर के, कि शेर का जो मुंह है वो बहुत आक्रामक हो गया है ना, एग्रेसिव हो। विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसी के तहत उपराष्ट्रपति भवन भी बना है। उपराष्ट्रपति को नया घर अलॉट हुआ है अभी कुछ दिन पहले, सेंट्रल विस्टा के तहत ही। ठीक है, सेंट्रल विस्टा के तहत ही नया उपराष्ट्रपति को घर मिला है, इसी के तहत बना करके दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी है, जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, संसद जो है राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इन दोनों को मिलाकर के संसद बनता है। तो मेनली लोकसभा राज्यसभा से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए
पूछा सकता, राज्यसभा का जो चर्चा है भारत के संविधान में वो आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है। ठीक है, तो 80 कहता है राज्यसभा की संरचना और 81 कहता है लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो इससे बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो आगे आर्टिकल्स में आपको मिलता है ना। अब इसके बाद अभी तक आपने लगातार आर्टिकल्स देखे हैं, अब आगे लगातार आर्टिकल्स देखने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही आपसे सामान्य तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ऐसे ही 2 कॉलम बनाइए, एरो मार्क देके तुलनात्मक में जो जो आपको बताऊंगा आपको लिखना है और उसको समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधे आपको पूछा जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर में क्या अंतर है, इसको जो है सो आपको देखना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ? हो गया। देखिए ये कौन है, अभी इसका कौची कमेंटाइल है, नेपाल आइए ना सर जी घूमने के लिए। हाँ, तो ये नेपाल से क्लास कर रही है का जी? हाँ? हाँ? क्या यूपी वाला यूट्यूब पे सही ऐप पर है तो एडमिटेड होगा, पकड़ा जी तो तुरंत है ना। यूट्यूब पे थोड़ी है, ऐप पर है, ये एडमिटेड है कोई, है ना। तो देखिए यही कोई सुलेखा कुमारी कहिए टाटा, टाटा, टाटा कंपनी बता रही थे। ये सब पढ़ाई में है, ये वो है, इसका दिमाग है नेपाल में। चलिए, तो अब इसको आपको समझना है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तुलनात्मक देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से आपको याद हो जाए। लोकसभा और राज्यसभा, तो देखिए राज्यसभा का में टोटल जो नंबर होता है सदस्यों का वो कितना होता है। तो देखिए टोटल में एक होता है मैक्सिमम नंबर, एक होता है वर्तमान का नंबर, मिनिमम नहीं कि वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, ये लिख लेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। ठीक है, अब वर्तमान में हैं 245, है कितने? 245 हो सकते हैं 250, हैं कितने? 245। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। वैसे ही आप लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में 550। ठीक है, लेकिन वर्तमान में है कितने? 543। ओके, मैक्सिमम लोकसभा में कितना हो सकता है? 550 गो, है कै गो? 543 गो। यहां मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250, है कितना? 250, 245 गो। इसमें देखिए, इसमें से जो है अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका एज होना चाहिए 25 साल। जैसे अभी जितना लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, सांसद लोग, तो उसमें से सब लोग को आप देखिएगा तो ये लोग का एज कितना होगा? 25 साल से ज्यादा। 25 से कम रहेगा तो चुनाव लड़िए नहीं पाएगा, है ना। तो 25 साल से ज्यादा जो है सो एज होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो 25 साल से ज्यादा होगा तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो एज होना चाहिए 30 साल, है ना, 30 इयर्स। ठीक है, तो राज्यसभा में का सदस्य बनना है तो 30 साल,
और लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। आगे आप देखिएगा कि क्या स्थिति है। तो टोटल नंबर यहां पर देख लिया और ये एज है इस प्रकार से। ठीक है, आगे आप देखिएगा कि लोकसभा में जो चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है ना। जैसे अभी डायरेक्ट हो रहा है ना, लोग जो है अभी चुनाव डायरेक्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो लोग चुन के जाएंगे। तो लोकसभा का चुनाव चूंकि डायरेक्ट होता है, जनता सीधे चुनती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई यह क्या है, प्रत्यक्ष सदन, है ना, डायरेक्ट हाउस। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग जो है वो सीधे जनता से चुन कर आते हैं, सीधे जनता इनको चुन करके भेजती है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट हाउस है ना। इधर देखेंगे तो यहां जनता तो इनका चुनाव नहीं करती है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट हाउस है, ये अप्रत्यक्ष सदन है ना। ये क्या है, अप्रत्यक्ष सदन। वो है डायरेक्ट हाउस, आई है इनडायरेक्ट हाउस। क्लियर है? तो प्रत्यक्ष सदन है, आई अप्रत्यक्ष सदन है। ठीक है, चूंकि यहां पर जनता चुन करके भेजती है, इसीलिए लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपुल, जनता का सदन। यहां पर जनता चुन के नहीं भेजती है ना, यहां प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो चुन के भेजते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिनिधियों का सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही नहीं समझना है कि जनता का सदन है ना, बस इसको एमएलए लोग चुनता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है। यहां पर कौन चुनता है? एमएलए, राज्य के विधायक लोग। राज्यसभा का कौन सदस्य होगा, इसका चुनाव जनता नहीं करती है, एमएलए करते हैं, विधायक करते हैं। ठीक है, विधायक इसके लिए वोटिंग करते हैं, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि लोकसभा में जो है अगर आपको सदस्य बनते हैं तो इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, साथ ही इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों? लोक मतलब होता है जनता, प्रिय मतलब जनता का प्रिय, तो जो जनता का प्रिय होगा वही ना लोकसभा जीतेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। लेकिन इसको कहते हैं शिक्षितों का सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? शिक्षितों का सदन, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, शिक्षितों का सदन। क्योंकि यहां का कंसेप्ट क्या है कि यहां पर पढ़ा लिखा लोग जाता है ना, तो इसलिए इनको कहते हैं शिक्षितों का सदन। ठीक है, कार्यकाल देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष क्यों? क्योंकि बीच में खत्म भी हो सकता है, बीच में टूट भी सकता है ना। सामान्यतः 5 वर्ष इसलिए क्योंकि बीच में ही खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पर इसको ध्यान रखेंगे कि कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर बीच में भी सरकार गिर सकती है अगर बहुमत नहीं हो तो। अब बहुमत है तब 5 साल जाएगी, फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। जैसे अभी कैसे 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, इससे पहले 19 में हुआ था, 19 के बाद अभी हो रहा है, फिर 29 में होगा। अगर बीच में मान लीजिए कि 29 से पहले ही सरकार किसी की बनती है, गिर जाती है, तो बीच में चुनाव हो जाएगा। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, टेम्पररी हाउस। लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन, है ना। टेम्पररी हाउस भी लोकसभा को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, अस्थायी सदन। ठीक है, और ये क्या है? तो ये अस्थायी सदन है जी।
अस्थाई सदन क्यों है परमानेंट हाउस? यह स्थाई सदन क्यों है? क्योंकि इसका जो है विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन हो जाता है बीच में ही, इसका विघटन नहीं होता है। तो इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा तो अनंत अस्थायी मतलब अनंत चिरकालिक संस्था है, ये खत्म ही नहीं हो सकती है। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल ये होता है 6 वर्ष। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने रिटायर्ड होते हैं? 1/3। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लिख लेंगे कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। तो सेवानिवृत्त समझ रहे हैं, रिटायर्ड ना। 1/3 मेंबर एवरी 6 ईयर रिटायर्ड, ठीक है। सॉरी, एवरी 2 ईयर्स, है ना, एवरी 2 ईयर्स, 6 ईयर तो इनका टेन्योर होता है। तो अब बात समझ रहे हैं कि एक जो कार्यकाल होता है व्यक्ति का राज्यसभा में वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 लोग रिटायर्ड कर जाते हैं। तो जो 1/3 लोग रिटायर्ड करते हैं वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके ही रिटायर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं, 1/3 लोग का निर्वाचन होता है। मन जितना सीट खाली होता है उतना सीट पर चुनाव भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक 2-2 साल पर जो रिटायर्ड कर रहा है वो आदमी रिटायर्ड कर रहा है जिसका 6 साल पूरा हो गया। हाँ, 6 साल पूरा हो गया वही रिटायर करता है। बाकी लोग बचा हुआ है, 1/3 ना रिटायर कर रहा है, 245 गो है तो 2 साल पर 1/3 रिटायर करेगा। तो वो 1/3 वही रिटायर करेगा जिसका 6 साल पूरा हो गया है। अब बाकी और 1/3 अब और भी तो सब बचा होगा ना, तो सब फिर जो रिटायर्ड होगा तो फिर वही रिटायर्ड होगा जिसका 6 साल पूरा हो गया। अब फिर 1/3 जाएगा, तो फिर जब वो 1/3 जाएगा तो वो रिटायर्ड होगा उसका जब 6 साल पूरा हो जाएगा तब। समझ में आ रहा है बात कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी होगा, 1/3 सदस्यों का जो है सो रिटायरमेंट भी होगा। कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 साल का, ठीक है। इसी वजह से राज्यसभा में कभी वैक्यूम नहीं होता है, पूरा खत्म राज्यसभा कभी नहीं होता है। लोकसभा जो है सो पूरा खत्म हो जाता है, 5 साल बाद पूरा सब लोग का एक्सपायरी आ जाता है, फिर सब लोग को चुनाव में जाना पड़ता है। अब जो चुनाव जीतेगा वो फिर से जाएगा, नहीं जीतेगा नहीं जाएगा। अचानक से लोकसभा खाली हो जाता है, लेकिन राज्यसभा अचानक से खाली नहीं होता है। 1/3 ना रिटायर्ड हो रहा है, बाकी लोग तो है, बाकी लोग तो है ही है। लोकसभा का 5 साल पे क्या होता है, सबका एक्सपायरी आ जाता है एक के साथ है। इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। लोकसभा खत्म हो सकती है, राज्यसभा खत्म नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अस्थायी सदन, ये हो गया अस्थायी सदन, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि लोकसभा को
युवाओं का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ यूथ, युवाओं का सदन। अब युवाओं का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 25 साल में लोग चल जाता है, माने 25 साल इसका मिनिमम एज है, तो 25 साल के से ज्यादा होंगे तो आप चल जाएंगे लोकसभा, अगर चुनाव जीतिएगा तब। हालांकि मैक्सिमम तो बूढ़े सब जाता है ना, युवा को उतना मौका कहां मिलता है ना। तो ये चीज है। अब बाकी आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर 30 वर्ष में जाते हैं, तो 5 साल में राज्यसभा को सब कह देता है वृद्धों का सदन, है ना, कि यह है वृद्धों का सदन और वह है युवाओं का सदन। हाँ, माने 5 साल में वृद्धों का हो गया, वृद्धों का सदन। ठीक है, ये वृद्धों का सदन है और ये युवाओं का सदन है ना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, युवाओं का सदन हाउस ऑफ यूथ और ये हाउस ऑफ ओल्ड एजर्स। ठीक है, अब देखिए किस सदन में बहुमत होगा तो सरकार बनेगी जी? लोकसभा में। लोकसभा में ही बहुमत चाहिए तभी जाके सरकार बनेगी, इसलिए मोदी जी घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं बेचारे कि हमको कैसा बहुमत आ जाए ताकि हम फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। तो चूंकि लोकसभा के बहुमत से ही सरकार बनती है, इसलिए लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन। ध्यान रखेंगे, इस सब लाइनों से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। ये जो राज्यसभा है इसका सरकार बनने से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका सरकार अगर मतलब बनेगा तो राज्यसभा में आपको बहुमत हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में बहुमत रहेगा तो आपका सरकार बन जाएगा, तो सरकार बनने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर इसको कहते हैं द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। ठीक है, ओके। इसके बाद इसी राज्यसभा को, चूंकि कहते हैं कि राज्यसभा में सब पढ़ा लिखा आदमी सब रहता है। अब देखिए पढ़ा लिखा काहे के लिए इसमें रखा गया कि देखिए, अब जैसे लोकसभा में है कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा वो जीत जाएगा, जो जनता के बीच में रहता होगा। मान लीजिए कि आप अपने गांव से शहर आगे पढ़ने उड़ने के लिए, ठीक है, आप पढ़ने आ गए, यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो मान लीजिए कि भविष्य में क्या हो सकता है कि भविष्य में आपका कोई दोस्त होगा जो गांव में रहता है, तो गांव में रहता है, आप आ गए उस शहर में, तो गांव में आपसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहां अगर वार्ड वोर्ड का चुनाव होगा वो लड़ेगा ना तो वो जीत जाएगा, आप नहीं जीत पाइएगा। जबकि आप पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़ने के लिए बाहर आ गए, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, कुपढ़ है, तब वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोकप्रिय है। रोज केहू ना केहू कोहड़ा चुड़ा रहा है, केहू का लौका तुर रहा है ना। गाँव में ऐसा ना होता है, केहू का झगड़ा लगा रहा है, कि उन्हें का झगड़ा उन्हें कर रहा है। तो ये सब करने से क्या होता है, गाँव में वो लोकप्रिय रहेगा। भले लोग कहेगा कि उसमें 5 गो दोस्त है, लेकिन वो उसका लोकप्रिय रहेगा गांव में। तो वोट वोट होगा ना तो लोग उसी को वोट दे देगा, भाई जाए भले कोहड़ा चुड़ाता है लेकिन हमारा घरे आग उग लगेगा तो पनिया फेंकने यह आएगा, है ना, तो लोग दे देगा। दूर वाला को भले आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोग गांव का लोग क्या सोचेगा, जीतेगा चल जाएगा अपना पटना, तो इसको जीता क्या करेंगे, ये ठीक है हमारा बीच में रहता है, भले झगड़ा लगाता है ना, भले गाय खोल के बिलगा देगा किसी का, बकरी खोल के बिलगा देगा, है ना, यह सब तो होवे करता है गांव में, दिक्कत हो जाएगा, तब उसको सब जिता देगा। तो पढ़ा लिखा आदमी सबका क्या होगा, जबकि शासन चलाने के लिए तो पढ़ा लिखा आदमी भी तो चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने 2 सदन बनाया, कि एक और रहेगा कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, और मान लीजिए कि जनता के बीच से चुनाव नहीं जीत पाएगा लेकिन वो बहुत योग्य है, तो उसकी योग्यता का लाभ लेना है, तो उसको राज्यसभा में इनडायरेक्ट बुला लेंगे। जैसे कि अभी आप देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, अगर वो चुनाव लड़ते कहीं से तो उनका जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसमें संशय रहता, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं। आम जनता तो उनको जानती नहीं थी, अब तो मान लीजिए सब लोग लगभग जान गया कि विदेश मंत्री हैं, लेकिन 2019 में जब आए थे तब तो उनको कौन जानता था। वही लोग जो पढ़ लिख रहा था वही लोग नहीं जान रहा था कि विदेश सचिव थे पहले, सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तब एस जयशंकर साहब विदेश सचिव थे, तो ये कितना आदमी जानता था। जो पढ़ लिख रहा था, कंपटीशन का तैयारी करता वह ना, देश की आम जनता तो नहीं। अब पढ़ने लिखने वाले का देखिए ना, हम लोग वोट देने जाते हैं, जा ही नहीं पाए, बहुत तरह का दिक्कत है। तो वोटवा कौन देगा, जो गाँव में रह रहा है से। पढ़ने लिखने वाला तो अपना करियर बनाने के चक्कर में अपना मैटर में बिजी है
है कि नहीं? तो गहुआ में जो बैठल है वह वोट देगा, वह तय करेगा कि सरकार किसका आएगा नहीं आएगा। अब दिक्कत है कि बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसको वोट दे देगा? लोकप्रिय आदमी को, योग्य आदमी को नहीं देगा जल्दी। तो लेकिन योग्य आदमी तो चाहिए सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए, तो इसलिए उसको बैकडोर से लेके आ जाओ राज्यसभा से, इसीलिए राज्यसभा बनाया गया था, है ना। इसीलिए राज्यसभा को एक और नाम दिया जाता है उच्च सदन, अपर हाउस, कि उच्च सदन है। यहां तो कोई आ जाएगा, लौका तोड़ने वाला, कोहड़ा तोड़ने वाला कौन आ जाएगा पहला, तो इसको क्या कह देंगे? निम्न सदन। लेकिन यहां पे आना भी बहुत मुश्किल चीज है भाई, कुछ करके जनता के बीच में लोकप्रिय रहिएगा तबे ना आइएगा, जनता आपको वैल्यू देगी तब ना आइएगा, नहीं तो कैसे आइएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो जाता है निम्न सदन, ठीक है, लोअर हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब आपको यहां पे जैसो ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो चुनाव सब होता है, ये चुनाव किस वर्ष के जनगणना के आधार पर होता है? 71, गुड। 1971 के जनगणना के आधार पर चुनाव होता है। अभी जो भी चुनाव होता है ना देश में अभी, वो सब 1971 के जनगणना के आधार पर हो रहा है। कुछ 2011 तो बहुत मुश्किल चीज है ना। हाँ, 26 में बदलेगा ये। आज 2026 से अभी ये मतलब ऐसा कानून बना हुआ है कि 2026 के बाद से जब जो चुनाव होगा ना, तो 2001 के जनगणना के आधार पर होगा। उसमें भी 2011 का नाम नहीं लिया गया है ना। तो 2026 के बाद जो होगा वो 2001 के जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है, ठीक है। तो वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है वो 1971 के जनगणना के आधार पर हो रहा है। आई 2026 तक के जितने चुनाव होंगे वो 1971 के जनगणना के आधार पर ही होगा। 2026 के बाद जो चुनाव होगा वो 2001 के जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, तो यहां पे ये सब चीज को जैसा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये दोनों हाउस में ना, लोकसभा में और राज्यसभा में होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं, है ना, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। दोनों जगह पर होता है, दोनों हाउस में होता है वो पीठासीन अधिकारी। तो राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में दो गो पीठासीन अधिकारी होता है ना। एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो ये क्या है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है। अब राज्यसभा में कुछ भी होगा ना तो ई लोग के बिना मर्जी के नहीं होगा। अब अगर टीवी पे कभी देखते होंगे संसद की कार्यवाही, तो राज्यसभा में बीच में को लगा रहता है बड़का टेबल है, यहां पर बड़का एगो चेयर, इस पर सभापति बैठा रहता है। आज जिस दिन अगर मान लीजिए सभापति नहीं रहा, तो मैं पहले बताया कि उप का मतलब चुप होता है, सभापति रहेगा तो उपसभापति का कोई काम नहीं है। लेकिन जिस दिन सभापति छुट्टी पर चला गया या कोई दिक्कत हो गया, वो नहीं आया, तो उस दिन चेयर पर कौन बैठ जाएगा? उपसभापति। इसलिए राज्यसभा में दो आदमी को रखा जाता है, सभापति, उपसभापति। ये लोग क्या करता है? राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है।
राज्यसभा में कोई भी काम उम होगा, कोई भी चर्चा वर्चा होगा तो यही करवाता है, और यही सारा चीज है सो इसके माध्यम से होता है। ऐसे ही लोकसभा में भी होता है, लोकसभा का प्रिजाइडिंग अफसर है ना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ये होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन उन लोगों को कहते हैं, इसको स्पीकर कहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, सभापति और उपसभापति। तो ये लोग संसद के अंदर होने वाले किसी भी कार्य के लिए क्या होता है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होता है कि संसद में यदि कोई भी काम होगा तो उसको यही लोग के माध्यम से उसको कराया जाएगा, यही लोग उसको करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए, इस सभापति या उपसभापति का चर्चा जो है भारत के संविधान में वो कहां पर है, तो आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 में, ये 4 गो आर्टिकल में सभापति और उपसभापति के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 89, 90, 91, 92। आई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहां लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है आर्टिकल 93, 94, 95, 96, ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहां पे अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके माध्यम से ही संसद के अंदर में कोई भी कार्य हो सकता है ना। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये इनके मर्जी पर ही चीजें जो है यहां पे चलती है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको यहां पे ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया सारा बात, चलिए। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, ठीक है।